हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2। और इसमें क्योंकि इसके पहले अभी हम 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, इसके पिता कौन होते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, या कह सकते हैं कि किन विशेषताओं के आधार पर हम 5 जगत वर्गीकरण करते हैं। तो उन विशेषताओं को हम पढ़ेंगे विशेष तौर पर। तो उसमें से जो आपका पहला पॉइंट है वो है कोशिकीय संरचना की जटिलता। क्या है? कोशिकीय संरचना की जटिलता। कोशिकीय संरचना की जटिलता, इसके आधार पर इन जो विशेषताएं हैं उसमें आपका पहला पॉइंट है कोशिकीय संरचना की जटिलता। तो बेसिकली अगर बात करें कि इसमें क्या होता है कोशिकीय संरचना में, तो आपको पता चल रहा होगा कि कोशिका की संरचना, कोशिकीय संरचना और उनमें क्या जटिलताएं हैं, किन आधार पर हमने उन जगत में उनको वर्गीकृत किया है। तो इसमें हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि केंद्रक कला की उपस्थिति, क्योंकि कोशिका में क्या होती है, केंद्रक होती है, तो हम कहेंगे कि केंद्रक कला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका क्रमशः प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकती है। हमने पहले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको पढ़ा दिया है। तो इसको लिखेंगे कैसे कोशिकीय संरचना की जटिलता को, तो हम कहेंगे कि केंद्रक कला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक होती हैं जो कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक होंगी या फिर यूकैरियोटिक। तो जीवाणु, कुछ जीवाणु हैं, कुछ नीले हरे शैवाल हैं आदि क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो मोनेरा जगत में रखे जाते हैं। इतनी बात आप इस कोशिका संरचना की जटिलता में लिख सकते हो कि कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका कला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। ये हमने आपको चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। उसमें भी हमने बहुकोश की, एक कोश की जीवों की भी चर्चा की थी। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि विशेषताओं में पहला पॉइंट है कोशिकीय संरचना की जटिलता, ये हमने आपको बता दिया। तो अगला पॉइंट आपका है शारीरिक संगठन की जटिलता, वो देख लेते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक संगठन की जटिलता। पहला आपने क्या पढ़ा, कोशिका संरचना की जटिलता, और दूसरा पॉइंट है शारीरिक संगठन की जटिलता। तो अगर इसकी हम बात करें तो आप कह सकते हो कि कोशिकाओं के संरचना के आधार पर, उनकी जो बनावट होती है, जो उनकी संरचना होती है, उसके आधार पर जीव एक कोश की या बहुकोश की होते हैं। एक कोश की आपको पता है वह जीव जिसका पूरा जीवन चक्र एक ही कोशिका में पूर्ण हो जाए, वो एक कोश की होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना आदि होते हैं। बहुकोश की जैसे हम लोग, तो हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल या लाइफ कह सकते हो। तो ये सारी बातें, तो आप कह सकते हो कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, जीवाणु हो गया आदि सरल जीव हैं। क्या है? सरलतम जीव हैं, जिनमें शरीर की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती हैं। अभी हमने बताया एक कोश की क्या होता है, एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती है। बहुकोश की जीवों की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो जीवों की सभी कोशिकाएं समान होती हैं, जैसे स्पाइरोगायरा मनुष्य हो गया, तो क्या हो गया, बहुकोश की। तो आपको शारीरिक संगठन की बनावट में या जटिलता में आप यही लिख सकते हो कि कोशिका की संरचना के आधार पर जीव या तो एक कोश की होगा या बहुकोश की होगा। एक कोश की जीव जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, जीवाणु हो गए आदि सरलतम जीव हैं। जिसके बाद बहुकोश की जीव की बात करें तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो स्पाइरोगायरा
और दूसरा कि मनुष्य स्वयं जो बहुकोशिकीय जीव है और इनकी शारीरिक जो संरचना या संगठन होता है वो जटिल होता है। बहुकोशिकीय जीवों की शारीरिक संगठन की जटिलता जो है वो जटिल होती है और एक कोशिकीय क्या होती है, सरल होती है। इतने पॉइंट आप लिख सकते हो। तो इसी में एक विशेषता और आती है, वो आपकी है पोषण विधियां क्या होती हैं, वो हम समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पोषण विधियां, जो 5 जगत वर्गीकरण थे उसमें जीवों में पोषण विधियां क्या होती हैं, किस प्रकार से पोषण विधि करते हैं। तो आपका एक तो हो गया स्वपोषी और दूसरा हो गया परपोषी। तो आप कह सकते हो चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, उनकी पोषण विधियां अलग अलग होती हैं। पौधे और जंतुओं की पोषण विधियां क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। पोषण विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी जीव होता है और एक परपोषी जीव होता है। ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, क्या बोलेंगे स्वपोषी को, ऑटोट्रॉफ। तो स्वपोषी परपोषी 2 जीव होते हैं, किसके आधार पर, पोषण विधियों के आधार पर। जो जीव हैं वो उनकी जो पोषण विधियां हैं वो अलग अलग होती हैं, ये भी आप कह सकते हो। और पोषण विधि के आधार पर जीव क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जीव, पौधे अधिकांशतः स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। पौधे क्या होते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और जड़ के द्वारा, इधर आप समझ लो थोड़ा, ये मान लीजिए ये क्या है, ये रूट है आपका, और यहाँ पे ये आपका ट्री हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, ये इस तरह से समझ लो, ये सन हो गया। यहाँ से प्रकाश जाता है कहाँ पर, पौधों की पत्तियों पर। एक पत्ती बना लेते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, हमने ये भी बता दिया, क्योंकि इन पत्तियों पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। अगर क्लोरोफिल उपस्थित ना हो, पौधों में क्लोरोफिल, पर्णहरिम बोलते हैं, क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द है, पर्णहरिम भी बोलते हैं, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो पौधे अपना, आपने देखा होगा कि जब पौधे की पत्ती पीली पड़ जाती है और नीचे गिर जाती है तो इसका रीजन गिरने का यही होता है कि उस पत्ती का क्लोरोफिल नष्ट हो चुका होता है और इसीलिए वो पत्ती नीचे गिर जाती है। जिस पत्ती का उस वृक्ष में कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो भोजन नहीं बना पाएगी, और जब भोजन नहीं बना पाएगी तो उस पेड़ पर रहने का उसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो टूटकर नीचे गिर जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग पेड़ काट देते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो क्या होता है, क्योंकि वो भोजन नहीं पा रही है, जल नहीं मिल रहा है, प्रकाश तो मिल रहा है लेकिन प्रकाश तो मिल रहा है, क्लोरोफिल उपस्थित ही नहीं है तो प्रकाश का कोई मतलब नहीं है, भोजन नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्लोरोफिल, कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, और नीचे से क्या, जल, H2O, अवशोषित करती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। जल फ्लोएम के द्वारा, क्या मतलब, यहाँ से जो जल है वो पत्तियों की ऊपरी सतह तक एक एक कोने, आपने अगर देखा हो इस समय ठंडी का मौसम हल्का हल्का शुरू हो गया है, जो पेड़ होता है, आप जाएंगे जब कभी खेत के किनारे जाओगे तो आपने देखा होगा कि पत्ती की ऊपरी सतह पर जल चढ़ा हुआ पाएंगे। मान लीजिए ये कोई धान की पत्ती है तो यहाँ पर आपको सुबह, आप जब मॉर्निंग में जाएंगे वहाँ पर धान के पास, तो आप देखेंगे कि ऊपरी सतह पर जल चढ़ा हुआ है। तो वो कहाँ से जल आ रहा है, जड़ों के द्वारा जल अवशोषित होकर पत्ती की ऊपरी सतह पर आता है, ठीक। और उसका जब धूप खुलती है तो उसका क्या हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, वाष्पन की क्रिया हो जाती है। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। अब अगर बात करें कि परपोषी क्या होते हैं, ठीक, तो स्वपोषी क्लियर हो गया। आप कह सकते हो कि पौधे अधिकांशतः स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परपोषी वे पौधे जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते,
परमित मतलब होता है दूसरा, कहीं पराये बोलते नहीं, पर मीन्स दूसरा, दूसरे पर आश्रित हो, वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो वो समझ लो। आप कह सकते हो कि वे पौधे जो स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं अथवा भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। अगर खेत में धान ना लगे और पौधे अपना भोजन ना बनाएं और धान हमें ना मिले तो हम फिर भूखों मरने लगेंगे, हम फिर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या हो गए, परपोषी हो गए। तो आप लिख सकते हो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं अथवा अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। परपोषी या, अगर विषमपोषी भी पेपर में पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होना, आप विषमपोषी भी लिख सकते हो। परपोषी या विषमपोषी होते हैं ये परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी भी हो सकते हैं। परजीवी भी कह सकते हो, मृतोपजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, कीटभक्षी भी होते हैं, आदि हो सकते हैं। तो आपको आयु की स्वपोषी और परपोषी क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो अभी हमने कुछ पॉइंट बोले हैं, जैसे परजीवी बोला है, मृतोपजीवी बोला है, सहजीवी, तो ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर परजीवी की बात करें तो एक होता है पर्णपरजीवी, आंशिक परजीवी, विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी, ये चार होते हैं। तो अगर हम पर्णपरजीवी की बात करें, यहाँ पर पूर्ण हो सकता है पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी, ठीक, आंशिक परजीवी, विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी। तो अगर हम पूर्ण परजीवी की बात करें तो आप कह सकते हो ये पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल, क्योंकि कभी कभी पेपर में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है कि किसी पूर्ण परजीवी के 2 उदाहरण दीजिए, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो अमरबेल और एक और होता है जिसको हम रेफ्लेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लीसिया। ये 2 नाम आपको याद कर लेना है पूर्ण परजीवी में कि ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं या निर्भर होते हैं। और उनके 2 एग्जाम्पल निम्न है, अमरबेल और रिफ्लीसिया। तीसरा आता है आंशिक परजीवी। ये क्या होते हैं, ये खनिज लवण आदि के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। किसके लिए, खनिज लवण आदि के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक। इसमें भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आंशिक परजीवी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे आपका हो गया बिस्कम लोरेंथस, एक होता है बिस्कम, यहाँ पे लिख देते हैं बिस्कम, और दूसरा होता है लोरेंथम। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। कौन कौन, बिस्कम और लोरेंथस होता है, सॉरी गलती हो गई, लोरेंथस होता है। तो 2 आपको पता हो गया। आंशिक परजीवी आप क्या कह सकते हो, ये खनिज लवण आदि के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और क्या होता है, बिस्कम और लोरेंथस। अब अगर बात करें आपके कि विकल्पी परजीवी क्या होते हैं और अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये जीवित कोशिका या जीवित कोशा की अनुपस्थिति में मृत कोशा से भी भोजन बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, या मान लो कोई जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका मतलब जैसे हमारी कोशिका, क्या हम बोल रहे हैं तो जीवित कोशिका है, हमारे अंदर जो कोशिका पाई जाएगी वो जीवित कोशिका। मर जाएगा आदमी तब, या जीव कोई मर जाता है तो कोशिका तो रहती है लेकिन वो मृत कोशिका कहलाती है। तो ये कहने का मतलब आप कह सकते हो विकल्पी परजीवी में कि जीवित कोशिका की अनुपस्थिति में, मान लो जीवित कोशिका अनुपस्थित हो ना हो तो ये मृत कोशिका से भी अपना भोजन बना सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि टेफ्राइना, क्या है, टेफ्राइना,
ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है टेफ्राइना का। विकल्पी परजीवी में एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो टेफ्राइना, ये क्या होता है, विकल्पी परजीवी होता है। अब बात करें अविकल्पी परजीवी की, तो आप कह सकते हो ये कोशिका की अनुपस्थिति में मर जाते हैं। अगर कोशिका अनुपस्थित हो जाए तो ये अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसमें आपका एक एग्जाम्पल है फ्यूसेरिया। क्या बोलोगे, फ्यूसेरिया। ये नाम आप अच्छे से याद कर लेना, सेरिया, फ्यूसेरिया नाम है किसका, ये आपका है अविकल्पी परजीवी। ठीक, क्या होता है ये, फिर से एक बार देख लो। विकल्पी परजीवी क्या होते हैं, ये जीवित कोशिका है, मान लीजिए जीवित कोशिका की अनुपस्थिति है तो ये मृत कोशिका से भी अपना भोजन बना लेता है, जैसे टेफ्राइना हमने एग्जाम्पल दे दिया। अविकल्पी परजीवी ये कोशिका की अनुपस्थिति में मर जाते हैं। ये अंतर होता है दोनों में, विकल्पी और अविकल्पी में। अगर कोशिका अनुपस्थित हुई तो ये मर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्यूसेरियम हमने लिखवा दिया, फ्यूसेरियम। ठीक, फ्यूसेरियम ये आपका हो गया। तो अब अगला आपका पॉइंट है कि मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी और सहजीवी। अब आपको पढ़ना है कि मृतोपजीवी क्या होते हैं, सहजीवी क्या होते हैं और कीटभक्षी। आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि कीटभक्षी क्या होते हैं, मृतोपजीवी जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे, सहजीवी है ना। तो कीटभक्षी हो गया, जो कीटों का भक्षण करे, कीटभक्षी हो गया। तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो आप कह सकते हो, पहला पॉइंट देखते हैं, ये आपका जो पॉइंट है मृतोपजीवी क्या होते हैं। तो आप कह सकते हो ये पौधों के मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। या वे जीव जो मृत जीवों से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो मशरूम और जीवाणु का। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे, एग्जाम्पल मशरूम, इसको गांव में कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, मशरूम हो गया। और एक मशरूम होता है जिसकी सब्जी भी बनती है। तो ये जो बरसात में आपने देखा होगा सड़े गले स्थानों पर उगता है और उसी सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो मशरूम हो गया। और एक एग्जाम्पल क्या कह सकते हो आप, मशरूम हो गया और जीवाणु, मशरूम और जीवाणु। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि किसी एक मृतोपजीवी पादप का नाम बताओ, तो वो आपका मोनोट्रोपा होता है, मोनोट्रोपा। ये नाम आपको याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। अच्छा, किसी एक मृतोपजीवी पादप का नाम बताओ, तो उसका नाम है मोनोट्रोपा। और दो एग्जाम्पल मृतोपजीवी में आप दे सकते हो, मशरूम और जीवाणु का। मशरूम क्या होता है, मैंने बताया कि छप्पर पे या कहीं लकड़ी पड़ी हो, धूप में सड़ जाए तो उस पे वो उग आता है और उसी सड़े गले पदार्थ से, सड़ी गली लकड़ी से वो अपना भोजन बनाता है और इतना बड़ा सा हो जाता है, छप्पर के आकार का। जैसे आपने छाता देखा होगा उसी आकार का ये मशरूम होता है। तो ये आपका मृतोपजीवी हो गया। अब बात करें सहजीवी की। सहजीवी सिम्बायोटिक बोलते हैं इसको, SYM बायोटिक। ठीक, तो सहजीवी की बात करें तो आप कह सकते हो कि जब दो जीव परस्पर साथ रहते हों, जब दो जीव सहजीवी, सहजीवन मतलब कि साथ साथ, जब दो जीव परस्पर साथ रहते हों उन्हें सहजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे, सहजीवी। जब दो जीव परस्पर साथ साथ रहते हों सहजीवी कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो लाइकेन, लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है, इसको सहजीवी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कवक और एक शैवाल होता है। क्या होता है, एक कवक होता है और दूसरा क्या होता है, शैवाल होता है। इसीलिए लाइकेन को सहजीवी कहा जाता है। लाइकेन क्या होता है, कवक होता है, शैवाल होता है। तो शैवाल भोजन बनाते हैं, कवक रहने का स्थान देते हैं। क्या होता है, क्या बताया हमने, जो कवक होते हैं वो क्या करते हैं, कवक बनाते हैं भोजन और शैवाल उन्हें रहने का स्थान देते हैं। कवक भोजन बनाते हैं और जो शैवाल होते हैं वो रहने का स्थान देते हैं। समझ में आ गया।
रहने का स्थान देते हैं। तो ये पता हो गया कि जब दो जीव साथ साथ रहे तो क्या होता है, सहजीवी होता है। एग्जाम्पल लाइकेन का दे सकते हो। कवक और शैवाल दो होते हैं, कवक भोजन बनाता है और शैवाल उसे रहने का स्थान देता है। और इसमें अब लास्ट पॉइंट आपका बचा है, कीट भक्षी क्या होते हैं। तो आप कह सकते हो कि वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं या वे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। या वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं या उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। जैसे एक होता है एग्जाम्पल कलश पादप, कलश के आकार का। घटपर्णी आपने नाम सुना होगा। वो क्या होता है, इस तरह से अपना मुंह बना के रखता है और जैसे ही कोई तितली वगैरह या कोई मधुमक्खी वहां पर जाती है फूल का रस चूसने के लिए, तो वो फिर अपना मुंह बंद कर लेता है और उसी में वो जीव मर जाता है और उसके बाद उसी से वो अपना भोजन बना लेते हैं। इसीलिए उसको कहा गया, उसमें आपका पौधा एक है कलश पादप। एग्जाम्पल किसका है, कीट भक्षी का, कलश पादप। और एक घटपर्णी आप कह सकते हो, घटपर्णी। ठीक, दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, घटपर्णी और क्या बताया हमने, कलश पादप। पोषण के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जो जंतु होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपका तो मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि पोषण के आधार पर, जैसे अभी हमने बताया कि उनकी विशेषताएं होती हैं, तो पोषण के आधार पर आपने सुना होगा शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, परजीवी अभी आपने पढ़ ही लिया है। तो परजीवी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है बाह्य परजीवी और दूसरा होता है अंतः परजीवी। तो शाकाहारी से शुरू करते हैं। पोषण के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं शाकाहारी, हार्बीवोरस बोलते हैं। तो वे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करें क्या होंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। वे जंतु जो अपना भोजन क्या बनाए, स्वयं बनाए, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी की बात करें तो वे जंतु जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से प्राप्त करें, क्योंकि मांसाहारी आता है दूसरे नंबर पे, पहले आएगा आपका शाकाहारी और उसके बाद आएगा मांसाहारी। तो जो शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करें वो क्या हो गए, मांसाहारी। शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी में आप क्या कह सकते हो, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये क्या खाती है, घास खाती है, पेड़ पौधे। क्योंकि हम क्या है, शाकाहारी हैं और हम भोजन, तो मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, वो मांसाहारी में भी आता है। वो तो मीट, मुर्गा, मछली तक खा लेता है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को जो श्रेणी दी गई है वो सर्वाहारी दी गई है कि वो सब कुछ भक्षण कर सकता है। शाकाहारी में आप गाय, भैंस, बकरी आदि का एग्जाम्पल दे सकते हो। मांसाहारी जो होते हैं वो शाकाहारी पर डिपेंड होते हैं, जैसे हो गया शेर, सांप, मोर आदि, ये क्या है, मांसाहारी जीव। अगर सर्वाहारी की बात करें तो आप कह सकते हो कि वे जंतु या जीव जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करें, वो क्या होते हैं, आपके सर्वाहारी होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो मनुष्य। परजीवी हमने बता ही दिया है, परजीवी वे जंतु जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर परजीवी के दो प्रकार पढ़ना है कि बाह्य परजीवी क्या होते हैं और अंतः परजीवी क्या होते हैं। तो बाह्य परजीवी जो अपना भोजन शरीर के बाहरी भागों से प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी, बाह्य का मतलब बाहर से, जो अपना भोजन शरीर के बाहरी भागों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे आप जूं हो गया, खटमल हो गया, तो ये क्या, ये शरीर के बाहरी भागों में पाए जाते हैं, हमारे सर में पाए जाते हैं। भैंस, गाय में आपने देखा होगा जो पड़े होते हैं, जूं पड़े होते हैं, तो वो उनकी ऊपरी सतह से, बाह्य सतह से भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी। जो बाह्य, जैसे खटमल हो गया, खाट में पाया जाता है, हम जब लेटते हैं तो वो हमारे बाहरी शरीर से क्या होता है, भोजन को ग्रहण करता है। अंतः
परजीवी की अगर बात करें तो वे जंतु जो अपना भोजन शरीर के आंतरिक भागों से रहकर प्राप्त करते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं। जैसे गोलकृमि हो गया, फीता कृमि हो गया, एग्जाम्पल आप दे सकते हो किसका, बाह्य परजीवी का तो हमने बता दिया, अंतः परजीवी। थोड़ा हटा देते हैं इसको, ये आपने नोट ही कर लिया है। तो बाह्य परजीवी जो होते हैं वो आपको पता है कि हमारे बाहरी शरीर से जो है वो भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दे दिया खटमल का, खटमल हो गया, जू हो गया, तो ये क्या है, ये सारे बाह्य परजीवी हैं। और जो दूसरा आपका है अंतः परजीवी, अंतः का मतलब आंतरिक भागों से, अंतः परजीवी जो हमारे शरीर की आंतरिक भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो गोलकृमि, गोलकृमि, फीता कृमि। तो ये कुछ बातें थी जो आपने 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताओं में पढ़ा है। अब आगे का जो आपका टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट नंबर 1 जरूर देखें, जिससे कि आपको आगे की जो प्रक्रिया है, जो हमने प्रोसेस पढ़ाया है, वो आपको समझ में आए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।